हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनंत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस के जो अभी एग्जाम हुए हैं 2023 में, उन सभी के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन को लेके बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है जिसमें हमने 1 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसकी तीनों शिफ्ट का जो मतलब जो सॉल्यूशन था वो मैंने आपको करवा दिया है और डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो जो साथी पुराने वीडियो को देख रहे हैं वो नए को देखिए, और जो आज देख रहे हैं फिर अगला भी देखिएगा, क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी एग्जाम आपके हो रहे हैं उन सभी के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड यहाँ पर होंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत शानदार तरीके से सॉल्यूशन जो करे जा सकते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए भरपूर तैयारी करवाएगा। तो आप इसके माध्यम से हमारी ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारी ऐप है अनंत एजुकेशन। इसके अलावा हमारे एक राजस्थान का अपना चैनल है धर्मेंद्र सर मैथ्स के नाम से, जिसमें हम लोग ऑलरेडी राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो जो भी एसएससी के रिगार्डिंग या दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग या फिर हम बात करें कोई भी रेलवे के रिगार्डिंग, कोई भी अगर कुछ नया नोटिफिकेशन आता है तो दोस्तों हम यहाँ पर इस चैनल पे बात करेंगे। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे माध्यम से अगर पढ़ रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप हमारे इन वीडियोस को शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि किस तरह के आपको सॉल्यूशन लग रहे हैं, कैसे आपको सॉल्यूशन लग रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम 4 तारीख को जो हमारा पेपर हुआ शिफ्ट फर्स्ट के जो क्वेश्चन है उनके साथ स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं कि एक उत्पादक अपने उत्पादों को एक थोक व्यापारी को बेचने पर 10% का लाभ अर्जित करता है। आगे कह रहा है थोक व्यापारी इसे खुदरा विक्रेता को बेचकर 15% का लाभ अर्जित करता है। और उसके बाद क्या कह रहा है, खुदरा विक्रेता इसे बेचकर ग्राहक को 25% का लाभ अर्जित करता है, मुझे कहा गया है। आगे कह रहा है वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत क्या है जिसके लिए ग्राहक 12,650 रुपये का भुगतान करता है। तो अगर हम जैसे मान लें कि उत्पादन की जो वास्तविक लागत है बच्चों, यानी स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, तो अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूं, समीकरण एक्स नहीं एक्स मान लिया, तो सबसे पहले उत्पाद को जब सबसे पहले बेचा गया थोक व्यापारी के द्वारा 10% लाभ से, तो 10% का मतलब 1/10 होता है। ठीक है, मैं सारी वैल्यूज यहाँ लिख देता हूँ। 10% का मतलब बेटा 1/10 होता है। इसका मतलब 10 रुपए वाली चीज 11 में बेची जाएगी। तो सबसे पहले आपने इसको 11/10 में बेचा। चलिए, वेरी गुड, इस तरह से करना है आपको। उसके बाद इसको 15% लाभ पर बेचा गया। 15% लाभ का बेटा मतलब जो होता है 3/20 होता है, क्योंकि 15% यानी 5 का, और 5% का मतलब 1/20 होता है, तो उसका 3 गुना। तो अब इसको भी लाभ पर बेचा, सब लाभ पर है, तो 20 पर लाभ 3 का, तो 23/20 में आपने इसको बेचा। और इसके बाद अगर हम बात करें, ये मूल्य बढ़ाकर बेच रहे हैं, उसके बाद 25% का लाभ हो रहा है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, 1/4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, 1/4 बोलते हैं। तो 1/4 का मतलब हुआ कि 4 पर 1 रुपए का लाभ, यानी 5/4 में आप इसको बेच रहे हो। तो ये आप देखो, पहले बार इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, और बढ़कर कितना रह गया, वो बन गया 12,650 रुपये हमारे पास हो गया। चलिए, इसको बस हमें सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो आप जो काट सकते हैं काट दीजिए। जैसे 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 5, ठीक है, 23 से कट गया, 23 से कट गया कितनी बार, 5 बार, और ये 5 से कट गया 10 बार। तो फाइनली अपने पास जो शुरुआती मूल्य था एक्स, वो कितना था, 10 गुणा ये 10 ऊपर चला गया, 20 ऊपर चला गया और 4 ऊपर चला गया, तो 20 चौक 80, और 80 का मतलब ये हो गया 8,000 रुपए। तो इसका आंसर क्या आया बेटा, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है, ऑप्शन ए। और आपको बहुत सरल तरीके से आंसर निकालने हैं, वही हम आपको इस चैनल के माध्यम से सिखाएंगे कि आसान तरीके से क्वेश्चनों के आंसर कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 200 मीटर और 325 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, दोनों की चाल आपको दे रखी है। अब दोनों एक ही दिशा में चल रही है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्या, कि एक ही दिशा में चल रही है। अब एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल क्या होती है बेटा, माइनस हो जाती है। जी हाँ, तो बोला तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो बेटा जब तेज रेलगाड़ी धीमी गति को पार करेगी तो इसका मतलब ये है, पार करने का मतलब दूरी उसने क्या की होगी, टोटल दूरी जो तय की होगी वो दोनों का योग होगा। तो यहां पर समय अगर आपको निकालना है तो समय बराबर कुल दूरी। कुल दूरी क्या होगी, दोनों रेलगाड़ी की दूरी है, यानी जो लंबाई है उनको जोड़ोगे, और सापेक्ष चाल क्या होगी बेटा, यहाँ पर घटाएंगे। पर ये ध्यान रखिएगा, दूरी जो है हमारे पास वो किस में है बेटा, दूरी हमारे पास है मीटर में। तो दोनों को जोड़ा तो 200 प्लस 325 यानी हो गया 525, डिवाइडेड बाय सापेक्ष चाल की अगर बात करें तो एक चाल है 78 और दूसरी चाल है बेटा 60, और दोनों की सापेक्ष चाल है। तो आप इसको किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा करिए, ये मीटर पर सेकंड में जाएगा, और आंसर भी आपको सेकंडों में निकालना है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, ऊपर 525 तो हो गया हमारे पास, अपॉन में 18 गुना, तो 18 से 18 कट जाएगा, ये लो सिर्फ 5 रह गया, भाग लगाया, देखो 10 बार, यानी 105 सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या आया, सेकंड में है, तो 105 ऑप्शन डी।
तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर देखकर काफी फायदा मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 मापने वाले टेप क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबे हैं। वह सबसे कम लंबाई क्या है जिससे, देखो सबसे कम लंबाई आपसे पूछ रहा है क्या है जिससे किसी भी टेप द्वारा सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो बहुत इजी है। अगर मैं बात करूं इन तीनों को क्या निकालना है, मुझे एलसीएम निकालना है, और एलसीएम आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो बेटा एलसीएम निकालना है तो 64, 72 और 96। ठीक है। अब ऐसे देखो तीनों में कॉमन नंबर कोई है क्या, तो अगर हम बात करें तीनों में कॉमन नंबर, तो देखो जैसे ये 4 गुणा 16 हो सकता है, और 16 को फिर हमने चाहो तो तोड़ के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 64 जो होता है वो 2 की पावर 6 होता है। 72 क्या होता है, 8 गुणा 9 होता है। 8 का मतलब 2 की पावर 3 गुणा 9 हमारे पास होता है। और 96, 16 96, ठीक है। 32 गुणा, अगर हम बात करें 3 होता है, तो 32 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 3, तो ये हो गया। अब मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होगा बेटा, एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर 2 की पावर 6 ले लो, और 9 का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर ले लीजिए। तो 2 की पावर 6 यानी 64, 64 गुणा 9 कर लीजिए, तो 9 चौक 36 का 6, कैरी 3, 54 और 3 57 यानी 576। वैसे आप ऑप्शन से भी जा सकते थे कि ऑप्शन से ऐसा नंबर ढूंढिए जिसमें तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो एलसीएम में भाग जाना जरूरी है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भाई। क्या कह रहा है, जूली और राहुल एक साथ एक साथ मतलब एक साथ एक कमरे की पेंटिंग का काम करते हैं 12 दिनों में। ठीक है। यदि जूली अकेले 20 दिनों में पेंट कर सकती है, तो राहुल अकेले पेंट को करने में, समान काम को करने में कितने दिन का समय लेगा, आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर सीधा है कि जूली प्लस राहुल मिलके करते हैं बेटा कितने दिन में, 12 दिन में, और जूली करती है इसको यहाँ पर 20 दिन में। तो राहुल का पूछ रहा है, एलसीएम लिया, तो बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा इसका बताइए। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 60। तो 60 में 12 का भाग लगाए तो 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में ये, और ये 3 यूनिट काम जूली अकेले करती है। तो बेटा अगर राहुल का निकालना है, तो देखो जूली और राहुल कितना काम करते हैं एक दिन में, 5 काम करते हैं, जबकि जूली कितना करती है, 3 करती है। तो इसका मतलब राहुल कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट। करना कितना है, 60। तो 60 काम को राहुल 2 की स्पीड से कितने दिन में करेगा, 30 डेज में करेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 30 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए, तो ये तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक टीवी सेट को 16,800 में बेचने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। उत्पादन कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है। कब उत्पादन लागत में यानी उत्पादन कीमत में 20% की वृद्धि की गई, यानी कॉस्ट में आपकी 20% की वृद्धि हो रही है। तो नए सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि 20% लाभ हो सके, मुझसे ये पूछ रहा है। तो पहले अगर आप चाहो तो देखो सिंपल वे तरीका, तो ये कॉस्ट निकाल लो पहले अपना, पहले कॉस्ट निकाल लो। तो कॉस्ट कितना होगा, 16,800, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। कितने परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर। ये हमारा क्या हो गया बेटा, कॉस्ट हमारे पास हो गया। मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सॉल्व लास्ट में करूंगा। तो देखो ये हमारा कॉस्ट हो गया। अब अगर इसमें 20% की वृद्धि हो गई है, और अगर आपको लगता है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। 6 से काटा, 6 दूनी 12, 6 अठते 48, ये हो गया। तो इसका आ गया 14,000 रुपये कॉस्ट आ गया। अब सुनो, वो बोल रहे नया कॉस्ट कितना है, 20% का लाभ हो जाए आपके पास। नया कॉस्ट क्या है बेटा, अब सुनो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो कॉस्ट, नया कॉस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 120% हमारे पास हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120% हमारे पास हो जाएगा। सही है। अभी आपको डायरेक्ट बताऊंगा पर इसको समझ लीजिए एक बार। तो नया कॉस्ट हमारे पास ये हो गया, और इस पर भी आपको 20% लाभ निकालना है। तो ये लो, ये कॉस्ट और ये हो गया। तो इसको आपको सॉल्व करना है। कितनी जीरो बेटा, 3 और 4 कट गई। तो लास्ट में हमारे पास एक जीरो आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इकाई अंक क्या होगा, 4 और 4 16, इकाई अंक 6 वाले दो ऑप्शन है हमारे पास, तो दोनों को आपको सॉल्व करना है। चलिए तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 144 गुणा 14 करना है आपको, तो 14 इंटू 4, 14 56, ठीक है, कैरी 5, और 14 5 14 56 और 5 61, कैरी हमारे पास 6 हो गया, और ये हमारे पास 14 और 6 20, यानी ये आ गया ऑप्शन सी। तो इस तरह से आपको आंसर निकालना था। बाकी आप चाहें तो आप एक छोटी सी बात है, आप शुरू से भी कर सकते थे, यानी ये कॉस्ट था, ये कॉस्ट आपको सॉल्व नहीं करना। मैंने कहा सॉल्व नहीं करो तो कोई बात नहीं, इसको लिखा आपने, ये हमारा कॉस्ट होगा। उस कॉस्ट पर आपको पहले 6/5 फिर 6/5 यानी 120%, 6/5 हमारे पास होता है। तो दोनों से आप कर सकते हैं, यानी आप एक स्टेप में भी आप इसको फिनिश कर सकते थे। तो देखो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पी और क्यू अलग अलग काम करके एक काम को 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, हम उन्हीं के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं।
तो अलग अलग 12 और 18 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। ठीक है, और पी पहले काम शुरू करता है, तो काम पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा, मुझसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, पी यहाँ पर आप देखिए 12 दिन में काम पूरा कर रहा है, और क्यू यहाँ पर 18 दिन में। तो लघुत्तम कितना आएगा, 36 काम करना है। ये 3 यूनिट काम कर रहा है और ये 2 यूनिट काम कर रहा है। अब समझना, वो मुझे बोल रहा है कि आपको करना क्या, एक दिन छोड़कर एक दिन, यानी साइकिल चलानी है। तो पहले दिन कौन आया, पी, क्योंकि शुरुआत पी से बोल रहा है। तो पी ने कितना काम किया, 3। डे सेकंड कौन आया बेटा, क्यू, और क्यू ने कितना काम किया बेटा, 2। डे थर्ड कौन आया, डे थर्ड आया वापस से पी, उसने काम किया 3। डे फोर्थ कौन आया, डे फोर्थ आया क्यू, काम कितना किया उसने, फिर 2 किया। तो यहाँ पर देखोगे कि हर 2 दिन का काम क्या है, समान है। तो बेटा इसको एक साइकिल मान लीजिए, एक साइकिल बराबर 2 दिन हो गए हमारे पास, और काम कितना हो गया बेटा, काम हो गया 5। ठीक है, 2 साइकिल, हमने इसको एक साइकिल मान लिया। तो एक साइकिल बराबर 2 दिन और काम 5। करना कितना काम है, 36 काम है। तो 5 का भाग 36 में लगाया, 7 बार जाएगा, तो 7 साइकिल चलाओ। 7 साइकिल का मतलब हो गया 7 दूनी 14 दिन हमारे पास हो गया, और यहाँ पर काम हो गया 7 5 35 काम हो गया। करना 36 काम था, 35 काम हमारा हो चुका है। लेकिन अब ध्यान रखो, साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। दोबारा अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन हमारे पास वापस से पी आएगा, और यहाँ पर काम कितना करना है, देखो 36, यानी एक काम बचा है, और वो कौन करेगा, वो हमारे पास पी करेगा। कौन करेगा बेटा, पी, और पी की स्पीड कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब 14 के बाद एक पूरा अगला दिन पूरा लगेगा नहीं। तो 14 से 1 बेटा 3 दिन, इसका काम कितना होगा, 36 काम हो गया। तो 14 से 1 बेटा 3, यानी ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है जो आपको इस तरह का, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी मैं कहूँ तो ये फिक्स क्वेश्चन हमारे लिए होते हैं। मतलब इसमें आपको समय देना है, ये मान लीजिए। तो आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आप बहुत फास्ट पढ़ सके कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है वर्ष 2020, 5 फर्म का उत्पादित अंडों की संख्या दे रखी है आपको। 2020 में फर्म एम, 2020 पे जाओ, फर्म एम 768, ठीक है, फर्म पी द्वारा उत्पादित अंडों का अनुपात। तो ये देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। यानी कभी कभी ऐसा मिलता है कि आप सिर्फ एक लाइन पढ़ो और आपको आंसर निकल जाए। जैसे 768 और क्या लिखा हुआ है, 864 का अनुपात आपको निकालना है। बताओ, कर सकते हैं? अरे कुछ नहीं, डायरेक्टली काटना है इसको। अनुपात ऐसा है तो काटना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये 4 से काटें तो 192 हमारे पास हो गया। 4 से काटा 2, ये 216। अभी ये किससे कट रहा है, अभी देखो नंबर काट सकते हो, 6 से काट सकते हो। तो 6 से काटा, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 से काटा 36, और काट लो 8:9, 4 से काटने के बाद बस ये लो। तो 8:9 ऑप्शन सी। तो बस आपको कैलकुलेशन, आपकी स्पीड स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और उसको देखकर आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। एक कार डीलर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बैंक से 20,000 का ऋण लेता है। किस पर, साधारण ब्याज पर। यदि, अब वो क्या कह रहा है, यदि 2 वर्ष की अवधि के अंत में पूरा ऋण चुकाता है तो उसने कितना भुगतान करना होगा, मुझसे पूछ रहा है। कितना भुगतान उसे करना होगा, ये पूछ रहा है। चलिए अमाउंट मिश्रधन पूछ रहा है, तो सीधा सा देखो, 8% से ब्याज ले रहा है, 2 साल में ले रहा है। तो बेटा हमें पता है 8% वार्षिक का मतलब क्या होता है कि 1 साल का ब्याज 8% है, 2 साल में कितना होगा, 16%। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट अगर 16% है, तो पहला तरीका तो ये, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो किसका, 20,000 का 16%। ठीक है, तो परसेंटेज 2 जीरो गया, 16 दूनी 3200 रुपए का उसने यहाँ पर क्या किया, ब्याज दिया। और यहाँ पर आप देखो कुल मिलाकर अमाउंट पूछ रहा है कितना चुकाएगा। तो 20,000 में आप 3200 रुपए और जोड़ दीजिए, तो बेटा कितना आएगा, 23,200 रुपए उसने चुकाया होगा। यानी कुल मिलाकर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो बताओ कैसा लगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ऐसे आपको सॉल्यूशंस करने हैं एग्जाम में, और इसी स्पीड के हिसाब से करेंगे तो आप बहुत इजीली एग्जाम में इस चीज़ों को क्रैक कर सकते हो। और एसएससी जब से ऑनलाइन हुआ है तब से आप ये मान के चलिए, स्पीड मैटर करता है एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी जब अच्छी होगी तभी आप सॉल्यूशन बहुत फास्ट, मतलब क्योंकि यहाँ पर समय आपको वैसे कम हो जाता है। ऑनलाइन के अंदर सिस्टम पे देखो, फिर नीचे देखो, तो आपको ये चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए। चलो अभी इसको देखते हैं, अगर हम देखें कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो पता चल जाएगा। निम्न दंड आरेख में 5 साल में 2 खेलों के भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाया, ये लिखा हुआ है आपके पास। 19 और 20 में क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी है, आपसे पूछ रहा है। तो 2019 और 2020 में, तो 2019 में ये है, 2020 ये रहा, और ये क्रिकेट और ये फुटबॉल। तो यहाँ पर 182, तो ये हो गया, जोड़ लिया। ठीक है, और नहीं 182 नहीं लिखा हुआ ये, सॉरी ये 32 है शायद, क्योंकि कम है ना। तो सबको जोड़ना है आपको, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया 122, तो हमारे पास ये हो गया इसके अंदर, और ये 29 और ये इसको जोड़ेंगे तो 63 हमारे पास ये हो गया। चलिए तो 185 यहाँ पर टोटल हो गया।
ये लो सीधी कैलकुलेशन है, तो आंसर आया डी। बस ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो कहीं भी कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां सोचना ही नहीं है। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, इसका आयतन आपको दे रखा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है आपसे। अब तिर्यक ऊंचाई आपसे पूछ रहा है बेटा, एक छोटी सी बात देखो, 3 और 4 को देके 5 आना चाहिए, तो सारे ऑप्शन 5 के मल्टीपल है, तो एक्जैक्ट आपको एक्स का वैल्यू यानी वो वैल्यू पता होना चाहिए जिसके हिसाब से वैल्यू कटा होगा। तो देखो अगर मैं बात करूं, इसकी त्रिज्या अपन ने मान ली 3x, ये यूनिट में है ना, और ऊंचाई मान ली 4x, तो बेटा आयतन क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 3x की गुणा 3x, ऊंचाई 4x, इसका मान किसके बराबर है, 301.44 हमारे पास है, यही है। और ये खुद कह रहा है पाई का मान क्या है, 3.14 लेना है आपको। क्यों लेना है भाई, क्योंकि इसने नंबर ही ऐसा कुछ दिया होगा आपको। जी हाँ, तो 1/3 तो रहेगा ही रहेगा, 3 से 3 कट चुका है। चलिए तो एक्स क्यूब आपको निकालना है, तो 301.44 डिवाइडेड बाय, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो 3.14 गुणा 3 गुणा 4, पॉइंट समान स्थिति पे कट गया, 4 से काटा, 4 7 28, कितना बचा 2, 4 5 20, 4 3 12, 4 6 24, 7 से 3 से काटो, 3 से काटा 25, 12। अब इसका भाग देखो, इसमें 8 बार जा रहा है क्या ये, 8 बार 14 8 112, ठीक है, ये 8 बार चला गया पूरा पूरा। तो इसका मतलब एक्स का मान कितना आ गया बेटा, एक्स का मान आ गया 2, तो एक्स का मान 2 है, तो बताओ आर का मान कितना है, आर का मान 6, एच का मान 8, तो बताओ तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, तिरछी ऊंचाई, तो एल का मान क्या होगा बेटा, समकोण त्रिभुज बनेगा तो 10 सेंटीमीटर। ये लो इसका आंसर आ गया डी। बताओ, है ना इजीएस्ट वे। तो ऐसे आपको चीजों को समझना है, और ऐसे अगर स्पीड से आप करोगे तो आपके आंसर एग्जाम में बहुत फास्ट निकल कर आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक कॉलेज विद्यार्थी अपनी पॉकेट मनी का 75% खर्च करता है। पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि होने पर उसके खर्च में भी 15% की वृद्धि होती है, तो बताओ बचत कितनी वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन तो एसएससी के फेवरेट रहे हैं। तो जैसे अगर हम बात करें पॉकेट मनी को, अगर मैं मनी लिख देता हूं, उसका एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग, बेटा अगर 100 रुपये उसकी पॉकेट मनी है और 75% उसने खर्च किया, तो सेविंग होगी 25 रुपए की, बिल्कुल ठीक है। और इसमें वृद्धि हुई है तो 20% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब हो गया बेटा 20% का मतलब 20 रुपये हो गया। और यहाँ पर 15 पर उसको खर्च में 15% की वृद्धि करनी है, कितनी, 15% वृद्धि करनी है, ध्यान रखिएगा, तो गलत मत करिएगा। तो 15% का मतलब 3/20 कर सकते हैं, 225/20, अगर आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो इसको, तो 75 का 3/20 आप निकाल लीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहो तो देखो ऊपर 5 से और नीचे भी 5 से गुणा कर लो, सीधा सीधा तरीका होता है। 15 से गुणा करो, 15 5 75, कैरी 7, 15 7 105 और 7 112, ये आया, तो 11.25, तो 11.25 की यहाँ वृद्धि हो गई, ठीक है। कितने की, 11.25 आप निकाल लीजिए। अब सुनो, टोटल वृद्धि यहाँ 20 की हुई है, यहाँ वृद्धि हो गई, तो बताओ बचत में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, होगी। तो 20 में इसको घटाया तो 8.75 हमारे पास यहाँ पर निकल कर आया। तो 8.75 की वृद्धि किस पर हुई है बेटा, 25 पर, गुणा 100, पॉइंट और 0 0 कट गया। ये वृद्धि निकालनी है किसमें, बचत में वृद्धि पूछ रहा है। चलो सॉल्व करो, 25 से भाग लगाया, 25 से 75, ठीक है, 12 बचा, 25 5 125, तो 35% की वृद्धि हो गई, ऑप्शन बी। ये वाला क्वेश्चन देखो अलग, इसमें पॉकेट मनी लेके बोल दिया, नहीं तो नॉर्मली बोलता है एक व्यक्ति की आय में इतना, आय अपनी आय का इतना % खर्च करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये भी क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है, देखो वार्षिक रूप से संयोजित किस, अब वार्षिक रूप से संयोजित का मतलब क्या होता है, सीआई। अगर आपको वार्षिक रूप से संयोजित लिख दिया, इसका मतलब प्रति वर्ष आपका ब्याज जुड़ रहा है। तो यहां बोल रहा है वार्षिक ब्याज की दर पर 8,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में इतनी का चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, का ब्याज प्राप्त होगा। चलो ये भी लिख भी दिया इसने। तो बेटा अगर देखो आप मूलधन कितना है बेटा 8,000, तो सीधा ऐसे क्वेश्चनों में अनुपात निकाला करो जब आपको रेट निकालनी हो। मूलधन और मिश्रधन कितना होगा बेटा, 8,904.2, 2 वर्ष है, पॉइंट हटा दो यहां से, तो ये हो जाएगा 80,000 और हो जाएगा 89042, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, किसी भी तरीके से सॉल्व करना है, आपके पास वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पर, अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास 2 वर्ष में यानी स्क्वायर की फॉर्म में होगी बेटा, तो 2 से काटा इसको, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 40,000, और 2 से काटा तो 4 4 5 2 1, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक तरह से ये 200 का स्क्वायर है किसका स्क्वायर है बेटा, 200 का स्क्वायर है। अगर इसको काटना है तो और भी काट सकते हैं,
बट हमें हमें पॉइंटों में आंसर निकालना है, हमारे पास कोई ऑप्शन इसके अलावा है भी नहीं। तो हमें इसको सॉल्व करना है कि रेट यहाँ पर क्या निकल कर आ सकती है, हमें वो देखना है बस। तो देखो सारी कहानी क्लियर है। वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, 8,000 की राशि पर इतना ब्याज मिल रहा है आपको, 904.2। आपको ये सॉल्व करना है। तो अगर आप देखोगे तो ये 20 का स्क्वायर है बेटा, ओ 200 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 200 का स्क्वायर है, और ये वैल्यू किसका स्क्वायर है वो जरा सोचो। ठीक है, तो ये वैल्यू जिसका स्क्वायर होगी वहां से आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होगी, 211 का स्क्वायर होनी चाहिए क्या ये? देखो 211 का स्क्वायर क्या होता है, 211 में 11 जोड़ा 222 हमारे पास हो गया, गुणा 2 किया तो 4 4 4, और 11 का स्क्वायर 121। चेक करो एक बार, यही है क्या? 445, बिल्कुल ठीक है। तो ये 211 का स्क्वायर है। ओके, तो देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है, सीधा दिख रहा है कि रेट निकालनी है तो 11 इंक्रीज हो रही है किस पर, 200 पर। तो 11/200 गुणा 100, चलिए कर लीजिए, कितना आया, 5.5%, इसका राइट आंसर है। जब ये क्वेश्चन, चलो हम मान सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि कैलकुलेशन में चला गया, लेकिन ये कैलकुलेशन इस तरह से आप रेट निकालिए हमेशा, ये आसान तरीके से आंसर देगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इसका मध्यानुपाती पूछ रहा है। तो मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? मीन प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा, जिन संख्याओं का निकालना हो उन संख्याओं को गुणा करके रूट में लिख दीजिए। तो 3 + 2√2 का होल स्क्वायर गुणा 3 - 2√2 का होल स्क्वायर। चलो कुछ मत करो, स्क्वायर रूट दोनों का कट जाएगा, तो होगा 3 + 2√2 हमारे पास यहाँ से बचेगा, और यहाँ से बचेगा 3 - 2√2 हमारे पास ये बच जाएगा। तो फॉर्मूला हो गया a + b - b। तो बेटा 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8। तो आंसर कितना आया, 1। तो MP कितना आ गया, D यानी 1, इसका राइट आंसर है। क्लियर है? तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने हो गया 13वां। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ये लो सरलीकरण वाला क्वेश्चन आया आपके सामने, और 108/36 डिवाइड करना है पहले। तो डिवाइड पहले तो लिख देता हूं मैं आपके सामने, देखो 108 / 36 गुणा 4 प्लस 2.5 गुणा 4 डिवाइड 0.5 माइनस 10। डिवाइड कहाँ है, ये रहा। डिवाइड कहाँ है, ये रहा। इनको पहले सॉल्व करें। 108/36 यानी 3, 3 × 4 प्लस 2.5, ये हो गया 8 गुणा 8 माइनस का 10। अब गुणा करो, यहाँ पर 12 आएगा, और यहाँ 25/200 यानी 20 आएगा, माइनस 10 आ गया। तो 32 - 10 यानी 22। बस इनकी स्टेप्स को आप इजी वे में करते जाइए, आंसर आपके सरल होते चले जाएंगे। क्या बोल रहा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? ये कई कुछ लोग इसको याद कर लेते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं, और आंसर बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है। पर मैं आपको बता दूं कैसे करोगे। 10 संख्या है ना, तो पहली संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 10 लिखनी है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 23, और उसके बाद 29। और इन सबको जोड़ोगे और जोड़ के 10 का भाग लगाओगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट। बिल्कुल करके देखो, पता चलेगा। 2 और 3 5, और 5 10, और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41, 41 और ये 58, 58, और अगर आप देखोगे यहाँ पर इसको देखोगे तो ये 42 हो गया, 58 और 42 100, 100 और 29 129/10। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट 12.9। तो जो मैंने आपको बोला वो कई लोग इसको आंसर याद कर लेते हैं। जी बिल्कुल, तो पर प्रोसेस इसका ये होता है। ठीक है, तो आंसर कितना है बेटा, 12.9 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पी और क्यू क्या कह रहा है, पी और क्यू बिंदु ए से बी की तक एक ही समय पर 32 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि यात्रा को तय करने में पी को क्यू से 15 मिनट का समय अधिक लग रहा है तो ए से बी की यात्रा में कुल दूरी क्या है, मुझसे पूछ रहा है। एक छोटा सा लॉजिक बताता हूं मैं आपको। दोनों एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक ही समय पर स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही समय पर 32 और 40 की चाल से चल रहे हैं, यानी और देखो ए से बी जा रहे हैं तो दूरी समान है। और जब बेटा दूरी समान होती है ना तो चाल का अनुपात निकाल लो, चाल का अनुपात निकालो। तो ए और बी की चाल का रेशो क्या होगा बेटा, इसका चाल का रेशो का 32 और 40 का अनुपात हुआ 8 अनुपात 4 अनुपात 5 लिख दे क्या,
ए अनुपात बी, तो यहाँ पर देखिए 32 और 40 यानी 4:5, ये चाल का अनुपात है हमारे पास। ठीक है, अब तो जब दूरी कांस्टेंट है तो चाल का अनुपात और समय का अनुपात एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो समय का अनुपात क्या होगा 5:4। अब बोल रहा देखो पी को क्यू से 15 मिनट का समय अधिक लगता है, तो आप देखिए जरा यहाँ पर पी को मैंने अच्छा ए भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पी क्यू कर देता हूँ उसको। तो यहाँ पर देखिए पी को यहाँ पर ज्यादा समय लग रहा है, कितना, एक ज्यादा लग रहा है, तो एक का मान कितना है बेटा, एक का मान है 15 मिनट। ए से बी की यात्रा थी, ओके। तो यहाँ पर ए को समय कितना लग रहा है बेटा, ए को समय लग रहा है 5, तो 5 यानी 15 × 5 यानी 75 मिनट का समय वो ले रहा है पूरी यात्रा करने में। तो दूरी पूछ रहा है, तो बताओ ए ने मतलब ए ने नहीं पी ने 75 मिनट के अंदर कितनी चाल से चला, वो चाल चला है बेटा उसकी 32 की चाल से, तो गुणा 32, और ये मिनट में है तो 60 से डिवाइड कर दिया, 15×5, 15 से 4 बार, 4 से कटा 8 बार, 8×5 40, तो दूरी कितनी हो गई बेटा 40 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आ गया। ये लो, तो देखो यहाँ पर अगर दूरी समान थी, क्या थी बेटा, दूरी अगर समान है तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि दूरी समान है तो चाल और समय का जो अनुपात होता है एक दूसरे की क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। अब ये देखो अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट 69 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं कहूं तो सेकंडों का क्वेश्चन है, क्योंकि प्राकृत संख्या है मतलब ये क्या है, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बस बटा 2, यही करना होता है। तो आंसर आएगा 35 यानी 35, ऑप्शन बी। ये लो 17वें क्वेश्चन में क्या आया बेटा, बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मिश्रण का क्वेश्चन। देखो ये तो फेवरेट रहा है, पिछले पार्ट में भी आपने देखा होगा, पूछा गया है ये। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:7 है, यदि इसमें दूध की मात्रा 4 लीटर मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है, ये तो मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन काम का है ढंग का। ये मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दे रखा है 9:7, तो साफ साफ दिख रहा है कि बेटा ये तो 2 यूनिट ज्यादा ही है, हाँ है ना। तो यहाँ पर मिल्क और वाटर से 2 यूनिट ज्यादा, 2 यूनिट का मान किसके बराबर है, तो बेटा 2 यूनिट जो है हमारे पास वो 4 लीटर के बराबर है। और दूध की मात्रा शुरुआत में पूछ रहा है 9 का मान पूछ रहा है, 4/2 × 9 तो 18 लीटर हमारे पास आंसर निकल कर आ गया, ऑप्शन सी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ तो सोचना ही नहीं था आपको क्वेश्चन में। उस संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है। तो इसका तो सीधा एरिया क्वेश्चन होता है। तो एसएससी जीडी में इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, पर यहाँ भी लोग गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट देखो, वैसे मैं आपको कहूँ कि आप किसी भी एग्जाम की एसएससी में तैयारी कर रहे हो तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ इससे कभी कभी आपको बहुत फायदा मिलेगा आपको। तो देखो यहाँ पर आपने काटा, ये 3 बार कट गया। और ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं मैं आपको यही क्वेश्चन आपको सीजीएल में दिखा दूंगा, ठीक है, आया हुआ है ऑलरेडी, जो कि प्री वाले पेपरों। लेकिन इस देखो मेन बात है स्पीड और एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। तो देखो प्रत्येक भुजा की माप कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग भी पढ़ के गलत कर देते हैं। और ये फर्स्ट शिफ्ट का जो कुछ लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक महिला 3 शेयरों में 3-4-5 के अनुपात में क्या बोले 27,600 रुपये का निवेश करती है, यदि जो उस वर्ष में निवेश पर क्रमशः 20%, 15% और 5% का लाभांश देते हैं, तो कुल लाभांश निकालना है आपको, यानी सारा लाभांश आपको अलग अलग निकालना है। तो पहले पहला निकालो, तो पहला भाग कितना हुआ 3 बटा टोटल कितना हुआ 12, भाई 3 और 4 7 और 5 12 है। तो यहाँ पर इसका अपन ने मान निकाला 27,600, और इस पर कितना लाभ है 20% का लाभ है, तो इसका लाभ 20% में तो 1/5 लाभ हो गया। सॉल्व कर लो इसको, 12 से काटा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है। और जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो यहाँ पर आपने 5 से काटा, 5×4 20, 5×6 30, 460 ही हो गया। तो जोड़ो इसको, गुणा करो इसको, तो 0 18 12 और 1 13, 1380 रुपये का लाभांश इसको यहाँ से मिला। सेकंड वाले पे बात करें तो 4/12, यानी ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव दिया था इसने, और लाभ हो रहा है 15% यानी 3/20 होता है। चलिए 1 0 कट चुकी है, 12 से काटा ही था हम लोगों ने इसको भी, तो ये हो गया 230, ठीक है। और इसको 2 से काट दो, ये लो 2 से कट गया, तो 3 दूनी 6 से गुणा कर दो, तो 6 18 कैरी 1 1380 हमारे पास यहाँ भी इतना ही आया। चलो ये भी अच्छी बात है हमारे लिए, तो सेम नंबर निकल कर आ गया। चलिए अगला क्या है, अगला है 5% लाभ। तो 5/12 27,600, और 5% का मतलब 1/20 होता है। चलिए तो यहाँ पर ये कट चुका है, और 12 से काटा ही था इसको कितनी बार,
230 बार, ये कट गया 115 बार, और 115 से गुणा किया 575 रुपये हमारे पास ये आ गया। तो कुल मिलाकर अगर हम जोड़ेंगे तो 5 का 5 आया, 8 और 8 16 और 7 23, कैरी 2 26, और 5 31 और 2 33, तो 3335 रुपये, ऑप्शन ए। तो इस तरह से हमारे जो फर्स्ट शिफ्ट के जो बेटा 20 क्वेश्चन थे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। डेफिनेटली बहुत आसानी से हमने सॉल्यूशन देखे। अब हम चलते हैं सेकंड शिफ्ट की ओर और देखते हैं सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस तरह के प्रश्न थे। तो एसएससी एमटीएस 2023 4 सितंबर 2023 शिफ्ट सेकंड के जो क्वेश्चन है बच्चों, उनकी हम बात करते हैं अब। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये बेटा कि आपको दे रखा है 17 पुरुषों का औसत भार 63 है, 36 महिलाओं का औसत भार 54 है। तो 17 63 36 54। अब इसका मतलब ये है कि नंबर आपको उठपटांग दे रखे हैं। सभी पुरुष और महिलाओं का मिलाकर औसत भार ज्ञात करिए, आपसे पूछ रहा है। तो सभी का औसत भार निकालना है, तो आप इसको छोटा करने की तरीके अगर आप ढूंढेंगे तो आपको कैलकुलेशन में समय लगेगा। तो एलिगेशन पे चले जाओगे, तब आप सोचोगे कि एलिगेशन में जाएंगे तो एलिगेशन में रेशियो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको डाउट पैदा करेंगे आपके लिए। तो आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि 17 गुणा 63 प्लस 36 गुणा 54 डिवाइडेड बाय टोटल कितना होगा? टोटल होगा 53। बस इसका भाग लगाना, यानी ये लगभग निकटतम पूर्णांक का जो पूछा, ये पहला ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपका समय खराब करवाएगा, क्योंकि उस समय ये क्लियर नहीं हो पाता कि करना कैसे। तो इसको सबसे बेटर तो तरीका देखो, हमारे पास ये 54 है। ठीक है, अब वैसे आप 9 कॉमन ले लोगे तब भी कुछ नहीं होगा, कैलकुलेशन आपको उतनी तो करनी ही करनी है। बस कैलकुलेशन को आसान बना सकते हो भाई, जैसे 9 कॉमन ले लिया आपने, तो 17 गुणा 7 प्लस 4 गुणा 54 हमारे पास ये हो गया, डिवाइडेड बाय 53 हमारे पास है। ठीक है, और भी वैसे बहुत तरीके हैं। 17 से 319 प्लस इसको करोगे तो 224 हमारे पास, 224 नहीं 216 हमारे पास ये आ गया, डिवाइड बाय 53, करो सॉल्व इसको, ये आ गया 5। और लगभग आइडिया लग ही जाएगा आपको स्टार्टिंग नंबर देख के। 9 5 45, कैरी 4 27 और 4 31, कैरी 3 27 और 3 30, 53। तो 5 बार जाएगा, 6 बार तो जाने से रहा, 5 बार लगाया, 5 15, 265 हमारे पास हो गया। और अगर आप लगभग मान निकालना है तो देखो कैलकुलेशन है, अब ऐसे क्वेश्चन हो तो बस कैलकुलेशन करते जाओ। 5 बार 265 हमारे पास हो गया, तो ये हो गया 6, और यहाँ पर 29 में से 3। अब आप देखो लगभग कितनी बार जाएगा, देखो 6 बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 1 के 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 56। अब 56 हमारे पास ऑप्शन नहीं, तो अगला कौन सा है? 57। यानी ऑप्शन क्या हो गया बेटा? 57 नियर बाय आपसे पूछ रहा है, तो ये लो इसका आंसर। क्लियर है? तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो बेसिक तो है ही है, पर नंबर ऐसे थे जो कट नहीं रहे, तो इसलिए आपको इस तरह से करना ही करना है। अगला क्या है? विक्रम अपने मासिक वेतन का 13% बचाता है। यदि उसके मासिक व्यय देखो 13% बचा रहा है, तो इसका मतलब कितना खर्च कर रहा होगा? 87%। तो मासिक व्यय इतना है, तो मासिक बचत कितनी है? तो बेटा 5220 रुपये जो है वो 87% के बराबर है, और बचत का मतलब 13 का मान आपको निकालना है। बस यही है, आपको सॉल्व करना है, इतना सा। अब आप देखो 6 बार जा रहा है, क्या ये 6 बार जा रहा है? 60, तो 13 6 78, तो 780 रुपये। और इकाई अंक और उनको देखकर भी आप इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 5 वर्षों में बढ़कर 1,13,880 रुपये हो जाती है। ठीक है, ये मिश्रधन दे रखा है। और आगे क्या कह रहा है? वो ऐसे कह रहा है कि यदि समान धनराशि 9% वार्षिक दर से 8 वर्षों में निवेश किया तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखो पहले वाला 6% से आपको बोल रहा है 5 साल का ब्याज, तो बताओ ब्याज कितना होगा? 30%। भाई फर्स्ट वाला सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 30%। तो बताओ अमाउंट कितना, क्योंकि मिश्रधन बोला है ना, देखो हो जाती है। आपको ऐसी चीजों को पकड़ना है। तो 130%, यानी अमाउंट जो है बेटा वो 130% होगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला इंटरेस्ट कितना है वो पर निकाल लो आप। तो सर सेकंड वाला इंटरेस्ट आएगा 8 9 72%। जी हाँ, तो इसका मतलब जो आंसर होगा 72% के नियर बाय जाना चाहिए। तो 1,13,880
13,880 जो है वो 130% के बराबर है और आपको 72 का मान निकालना है। तो इकाई अंक से जाएंगे क्या? ये कटेगा यहाँ पर 3 के 8 के पाड़े में 6 बार 6 इंटू 2, मतलब ऐसा पहला दूसरे ऑप्शन में इसका आंसर मिलना चाहिए। कर लो इसको, 13 से काटो, 13 अठे 104, 9 बचा, 13 सत्ते 91, 13 छंग 78। चलो अब इसको गुणा कर लीजिए। तो ऐसा नंबर देखो देखो यहाँ पर 9 का मल्टीपल होना चाहिए, दो इकाई अंक 2 तो है ही, यानी इन दोनों में आंसर तो नहीं है, इन दोनों में आंसर होगा। अब इन दोनों में कौन सा आंसर होगा वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो नंबर 8 का मल्टीपल होना चाहिए। क्यों 8 का मल्टीपल? क्योंकि 72 है, तो ये 72, ये भी 8 का मल्टीपल, ये भी 8 का मल्टीपल, ठीक है। अब हमें करना है आगे 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए। देखो ये 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, 6 और 3 9, ये नहीं कट रहा, हटाओ, ऑप्शन ए। बस इस तरह से आपको चीज़ें क्लिक करनी है। मैंने सॉल्व नहीं किया, तो मैं आपको बस यही चीज़ें बताऊंगा भाई कि कैसे आपको चीज़ों को सरल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2,000 रुपए 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब 10 की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। वार्षिक रूप से संयोजित बोल ही दिया। अब देखो 10% का मतलब क्या है इसको समझना एक बार, और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है आपको। तो बेटा 10% का मतलब ये है कि आपको पहला साल जो है हमारा फर्स्ट ईयर है उसमें आपको 10% ब्याज मिलेगा, फिर आपको अगला जो सेकंड ईयर है उसमें भी 10%, अगले साल में भी 10% मिलेगा, और जो बचा आधा 6 महीना बचा उसमें रेट हो जाएगी 5%। तो अगर आप तीनों को मर्ज करेंगे, 3% को मर्ज करेंगे, तो सीधा तरीका देखो एक तो ये है कि 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया सेकंड वाले में, और उसके बाद ये पर जो अपने पास लिखा है ना 5, तो 5 का तो 20/21, 1/20 होता है, तो 20 से 21 हो गया। तो ये हमारा मूलधन हो गया कितना? ये हो गया 2,000 रुपए। चलिए इसको आप गुणा कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में सेम ही है। 121 गुणा 21, 441। चलिए तो 2541 हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पर कितना बढ़ गया? 541 रुपये हमारे पास बढ़ गया, और यही हमारा ब्याज है, क्योंकि देखो मूलधन जो है वो मूलधन ऊपर भी लिखा हुआ है। बस इतना ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चनों को उतना करो जितना क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है। ठीक है, अगला क्या है? 12, 9 और 2 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ के आकार के धातु को एक ठोस टुकड़े को घन के आकार रूप में डाला जाता है। तो घन का पार्श्व क्षेत्र आपसे पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र पूछ रहा है, लेटरल पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप जल्दबाजी करेंगे। मैं आपको दो बताऊंगा, दोनों आंसर ऑप्शन में है। सबसे पहले आपने इसको पिघलाया, तो भुजा यानी घन का आयतन जो होगा बेटा, भुजा का क्यूब जो होगा, वो घनाभ का आयतन क्या है? 12 गुणा 9 गुणा 2 के बराबर होगा। ठीक है, चाहो तो देखो क्यूब है क्या किसी का? 12 नाम 108, 216, तो ये हो गया। भुजा कितनी आ गई बेटा? 6। अब भुजा 6 है, तो देखो अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछते हो ना, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुणा 6 का स्क्वायर 36, 36 गुणा 6 216 ऑप्शन में है। लेकिन पार्श्व क्षेत्र पूछ रहा है, और पार्श्व क्षेत्र जो होता है बेटा उसमें क्या बोलता है? उसमें 2 की जगह और 6 की जगह 4 ही आते हैं, 4 गुणा भुजा स्क्वायर होते हैं। और इस क्वेश्चन में कभी कभी हम गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, और 6 का स्क्वायर 36, 36 गुणा 4 144, ये भी हमारा आंसर, मतलब यही हमारा आंसर ऑप्शन में भी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आया? सी। डेफिनेटली आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन को पढ़कर, और डेफिनेटली हो सकता है इस क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हैं। ये तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। ए गुणा अनुपात बी का मान 7:9, बी और सी का अनुपात 5:6, तो सी और ए का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेटा ए बटा बी गुणा बी बटा सी आप करेंगे, तो यहां से क्या निकलेगा? ए बटा सी निकलेगा, यानी ए बटा बी का मान है 7/9, बी बटा सी का मान है 5/6, और ऊपर देखेंगे तो आप होगा 35, और नीचे कितना होगा? 54। पर आपसे पूछ क्या रहा है? सी अनुपात ए का मान पूछ रहा है, तो 54:35, और ऑप्शन में देखो दोनों है, ऑप्शन में सी 35:54 भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हम गलती कर बैठते हैं ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स, कभी नहीं हो ना आंसर ऑप्शन में, तो आप इसको इनमें से कोई नहीं टिक करेंगे। दो संख्याएं 6:7 के अनुपात में है, यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर 16 है। बताओ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में? जी हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आजकल तो सीजीएल जैसे पेपर में भी अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। तो एक का मान 16 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करनी है। वैसे आप ऑप्शन भी जा सकते हैं इसको करने के लिए। तो 6 का मान 16 से 96, और 7 का मान 16 से 112, तो 96 और 112। बाकी आप ऑप्शन पे ट्राई करिए कि कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिनका अनुपात सबका अंतर 16 है क्या? बिल्कुल अंतर 16 है, सबका दिख रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे वो संख्याएं ढूंढनी जिनका अनुपात 6:7 है। तो इसका अनुपात तो 6:7 नहीं है, 16 5 80, 16 96, 5:6, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो ऐसे आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। तो इतने इजी क्वेश्चन, ये थोड़ा
टेबल देकर थोड़ा सा जरूर मेहनत करवाएगा इसके अंदर। पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित दंड आरेख में वर्ष 2000 से 2003 तक, अच्छा ये पिलर्स दे रखे हैं, ओके, के दौरान कंपनी, तीन कंपनी एक्स वाई जेड, ये तीन कंपनी एक्स वाई जेड, अच्छा इनके वर्ष दे रखे हैं, कंपनी देखा है, सीमेंट के उत्पादन को दर्शाया गया, ये लिखा हुआ इस तरह से, मात्रा लाख बोरियों में दंड है, ठीक है, दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, ये तो पता ही है हमको। अब क्या बोल रहा है, कंपनी एक्स के औसत उत्पादन और उसी अवधि के दौरान, कौन सी, 2000 से 2003 तक के दौरान पूछ रहा है, और उसी अवधि के दौरान कंपनी वाई के औसत उत्पादन का अनुपात लाख बोरियों में होगा। तो एक्स का अगर हम बात करें, तो बेटा एक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर एक्स में पूरा ये है, इन सबका सारे वर्षों में औसत उत्पादन निकालो, तो ये है 30, ये है 50, 50, 100 और ये हो गया 40, तो टोटल कितना हुआ बेटा, टोटल हो गया 100, 170 हमारे पास हो गया। औसत के लिए बटा 4 कर देंगे, और पहले एक्स फिर वाई का बोल रहा है, तो वाई में देखा तो ये 40 दो बार है, तो ये हो गया 80, ये 50 और ये 30, तो 80, 50, 80, 160, तो 160 बटा 4 हमारे पास ये हो गया। तो बेटा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, ये लो। तो कभी कभी डेटा इतना इजी दिया होता है कि हम कंफ्यूज ना हो, तो अगर चीज़ों को हम समझें तो बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर। क्या है कि एक पंसारी ने 40 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 50 किलो चीनी खरीदी, उसने 30 किलोग्राम प्रति किलोग्राम वाली मूल्य वाली 70 किलो चीनी के साथ मिला दिया, यानी एलिगेशन के बेस पर क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, मुझसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करें वो जरा समझना एक बार। तो देखो पहला तो एलिगेशन के बेस पर आप समझ सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर दो तरह के मूल्य आपको दे रखे हैं, 40 और 30 आपको दे रखा है, और वजन जो है यहाँ पर 50 और 70 किलोग्राम आपको दे रखा है। तो पहले इसको ईजिएस्ट वे में देखते हैं कि अगर हम बात करें फर्स्ट वाली जो है बेटा, फर्स्ट वाली जो है वो 50 किलोग्राम है, दूसरी वाली जो है बेटा उसका वजन कितना है, 70 किलोग्राम आपको दे रखा है। अब 50 और 70 का रेशो अगर हम निकालेंगे तो 5:7 हमारे पास निकल कर आएगा, ठीक है। और पहली वाली का वजन मूल्य कितना है 40, और दूसरी वाले का मूल्य कितना है बेटा 30। तो इस हिसाब से अगर मैं एवरेज प्राइस निकालूंगा इस दोनों का मिलाकर, तो देखो दो तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। पहला तरीका हमारा ये है कि हम कोई वैल्यू मान लें, या फिर इससे अच्छा बेटर है कि हम टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो 40 गुणा 5 यानी ये 200 रुपये की हमारे पास हो गई है, ठीक है। और ये दूसरी वाली जो हमारे पास चीनी है वो 30 रुपये वाली 7 किलो हो गई है, और कुल मिलाकर अपने पास जो मूल्य हो गया वो 5 + 7 12 रुपये हमारे पास हो गया है। तो ये हो गया 200 + 200 + 210 और डिवाइडेड बाय 12 हमारा कॉस्ट हो चुका है। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉस्ट निकाला तो 410 जो हमारे पास है बटा 12 हमारे पास हो चुका है, ठीक है। अब मुझे इसका सेलिंग प्राइस निकालना है, कितने परसेंट लाभ से, 20% लाभ से। तो बेटर है 410 डिवाइडेड बाय 20 हमारे पास 12 हमारे पास है, और 12 को हम गुणा करेंगे किससे, 120 से हम गुणा कर देंगे। चलिए 120 बटा 100 से, क्योंकि 20% लाभ है ना, तो 120 बटा 100, तो ये 2 जीरो तो कट चुकी है हमारे पास, है ना, और 12 से 12 कट गया, तो 41 रुपये हमारे पास क्या आ गया इसका सेलिंग प्राइस पर केजी के हिसाब से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो देखो कितना आसान हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो ये क्वेश्चन जो हमारे पूछे गए एग्जाम के अंदर, इन्हें हमें ध्यान से रखना है और करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, पी और क्यू का लघुत्तम यानी एलसीएम आर है। तो मान लेते हैं कि पी और क्यू दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है थोड़ी देर के लिए, तो इसका जो एलसीएम है बच्चों वो क्या है, एलसीएम जो है बेटा वो यहां पर आर है, ओके। अब बोल रहा है p² क्यू और उसके बाद PQ², ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है इसका एलसीएम क्या होना चाहिए। अब देखो छोटी सी बात यहाँ पर यह है कि अगर मैं दोनों के अंदर बात करूँ, जैसे P और Q का एलसीएम हमारे पास आ रहा है, तो अगर मैं इन दोनों में एलसीएम निकालने की बात करूँ तो कॉमन कितना बचेगा बेटा। नॉर्मली अगर आप ऐसे करते तो आप क्या करते, PQ का दोनों में कॉमन भाग जा रहा है, जी हाँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा P और यहाँ पर क्या बचेगा Q अपने पास बचेगा। तो PQ तो अपने पास है ही, PQ तो दोनों में है ही अपने पास, और PQ का दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम R आएगा। तो यहाँ पर फाइनली अपने पास P² Q, ठीक है, और PQ² की अगर हम बात करें तो इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों, इसका एलसीएम हो जाएगा, देखो जरा समझना दोबारा से बेटा, कॉमन जो है वो तो अपने पास क्या है, PQ कॉमन है तो वो तो रहेगा ही रहेगा, और जो अपने पास बचा उसका एलसीएम क्या है अपने पास R है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर हमारे पास PQR हमारे पास हो जाएगा, और यही हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आया बच्चों, सी इसका करेक्ट जवाब है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 समय काम के ऊपर। देखो पूरे अगर हम बात करें एमटीएस में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, और पूरा जब आप देखोगे पैटर्न एंड तक तब आपको पता चल जाएगा सच में ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हम कर सकते थे। एबीसी एक काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। इस प्रकार करते हैं कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी काम करता है।
वह कह रहा है एक बार फिर इसके बाद एक बार फिर चौथे दिन ए, पांचवें दिन बी और इसी क्रम को आगे जारी रखा जाता है। ठीक है, अब यदि वे इसी क्रम में काम करते हैं तो बताओ काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है काम कितने दिनों में हो जाएगा, मुझसे ये निकलवाना है। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले वही ABC, ए काम कितने में कर रहा है 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में आपको बोल रहा है। चलिए लघुत्तम निकाला, लघुत्तम आया 60 और 60 में जब 10 का भाग लगाओगे तो आएगा बच्चों 6, 5 का भाग लगाओगे तो 15 का लगाओगे तो 4 और 20 का लगाओगे तो 3 हमारे पास आएगा निकल कर। ठीक है, ये इनकी कार्यक्षमता आ गई। अब मुझे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले दिन कौन आ रहा है, तो बेटा डे फर्स्ट पे मैंने किसको बुलाया, ए को, ए ने काम किया 6। डे सेकंड पे कौन आया बच्चों, डे सेकंड पे आया बी, काम कितना किया 4। डे थर्ड पे कौन आया, डे थर्ड पे आया सी, काम कितना किया 3। डे फोर्थ पे कौन आया, डे फोर्थ पे आया ए, काम कितना किया 6। डे फिफ्थ पे कौन आया, डे फिफ्थ पे आया बी, काम कितना किया 4। और डे सिक्स पे कौन आया वापस से सी, क्योंकि क्रम यही रखेगा 3। तो आप देखेंगे हर 3 दिन का काम क्या है बच्चों, समान है। हर 3 दिन का काम क्या है बच्चों, समान है। तो आप यह समझ सकते हैं कि एक साइकिल बराबर 3 दिन और काम कितना 13, काम 13 ही हो रहा है ना। कैसे, 6 और 4 10 और 3 13, यानी मुझे एक साइकिल चलानी है तो मुझे कितने दिन लग रहे हैं बच्चों, 3 दिन लग रहे हैं। और यहां पर हम देख सकते हैं 3 दिन के बाद काम कितना हुआ बेटा, 13 काम हो गया। करना कितना है, मुझे 60 काम करना है। तो एक काम करेंगे, 13 का भाग 60 में लगाइए सीधा सीधा, तो 4 साइकिल चलाओगे। कितनी साइकिल, 4 साइकिल चलाएंगे। 4 साइकिल का मतलब 4 3 12, तो 12 दिन हमारे पास हो जाएगा और 13 चौक 52 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा बच्चों, 52 काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 4 साइकिल 12 दिन 52 काम हमारे पास हो चुका है। करना 60 काम था, 8 काम बचा है। 13वें दिन वापस कौन आएगा, डे 13 पे हमारे पास ए आएगा। ए आएगा, ए कितना काम करेगा, 52 और 6 58 काम करेगा। और करना कितना काम है, 60 काम करना है। तो 58 काम हो चुका है बच्चों, बचा कितना काम है, बचा हमारे पास 2 काम है। अगले दिन बी आएगा, बी की स्पीड है कितनी, 4 है। तो इसका मतलब 13 दिन तो पूरे पूरे और 2/4 दिन और लगेंगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 13 से 1/2 दिन। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो ये इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका था, सरल तरीका था। और ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, कहने का मतलब ये है कुछ क्वेश्चन है जहां पर देखते आंसर निकाल सकते हैं और कुछ क्वेश्चन है जहां पर देखते आपको मतलब थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा। बर्तन ए में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात क्या है बेटा, 4:9 है। यदि बर्तन ए में द्रव 8 लीटर मतलब यदि बर्तन में 8 लीटर द्रव ए मिलाया जाता है, यानी द्रव ए मिलाया है आपने, तो नया अनुपात 8:9 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में द्रव ए की मात्रा ज्ञात कीजिए शुरुआत में। बेटा अगर हम बात करें तो ए और बी हमारे पास 2 मिश्रण है। ठीक है, अगर हम बात करें तो 4:9 हमारे पास क्या है, ये इनिशियल मात्रा थी। और अगर हम फाइनल की बात करें बच्चों तो फाइनल मात्रा हमारे पास कितनी है, 8:9। अब एक छोटी सी बात जरा समझना, मैं रेशो से ही समझा रहा हूं इसको आपको, और रेशो से ही करना इसलिए आसान है क्योंकि रेशो बहुत ज्यादा आसान पड़ता है। बेटा अगर आप देखेंगे तो इस रेशो के हिसाब से पहले इनिशियल लेवल पे ए कितना है, 4 है, और बी कितना है, यहाँ पर 9 है। ऐसे अगर हम फाइनल की बात करें, फाइनल में जब हमने द्रव ए मिलाया तो अपने पास ए हो गया 8 और बी हो गया 9। तो एक बात बताइए, आप सोच के देखो एक बार कि जब आपने केवल ए द्रव मिलाया है तो बी की मात्रा तो क्या रहेगी बच्चों, समान ही तो रहेगी। अरे भाई जब मिलाया ही ए है तो ए तो समान ही रहेगा, नहीं मिलाया ए है तो बी तो समान ही रहेगा। तो जब बी समान है तो ए की मात्रा बढ़नी चाहिए। अब रेशो को देखो, अगर मैंने माना कि ए पहले 4 था और बी अपने पास 9 था, लेकिन अभी भी बी 9 है, लेकिन ए कितना बढ़ गया, 8 हो गया। तो ए बढ़ कितना गया, तो आप बोलोगे सर ए 4 बढ़ गया। जी हाँ, तो 4 का मान यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, इस 4 का मान आपको दे रखा है 8 लीटर। तो बेटा 4 यूनिट मैंने मेरे हिसाब से मान लिया, जिसका मान क्या है बेटा 8 लीटर हमारे पास है। ठीक है, तो 4 यूनिट बराबर 8 लीटर हमारे पास है। और आगे हम देखेंगे तो बेटा यहां पर पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि मूल मिश्रण में, तो मूल मिश्रण में भी 4 यूनिट ही था। तो ये मूल मिश्रण में 4 यूनिट का मान आप निकालेंगे तो बेटा 4 यानी 8 लीटर ही हमारे पास निकल कर आएगा। तो चलिए आंसर बोलो, तो आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आया बच्चों, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आप इसको समीकरण बना के करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, और आप चाहें तो पूरा करके देखेंगे तब भी आंसर यही आएगा। तो इजीएस्ट वे करो जिससे हमें समय कम लगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो चलो बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। उस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आयाम 18, 6 और 3 है। आपको कह रहा है घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस लंबाई ऊंचाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई, ये एक सा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है बेटा 18 गुणा चौड़ाई 6 मान लेते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 18 गुणा 3 और 6 गुणा 3 हम मान सकते हैं। तो 2 का 2, 18 से 108, 18 3 54,
6 3 18, बस सॉल्व करना है इसको। 2 गुणा 8 4 12 और मतलब 20 का 0 कैरी 2, 10 और 2 12, 12 और 1 13 और 5 18। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 360, और एक इसमें है मीटर में है तो मीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। सीधा सीधा क्वेश्चन था, ये तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ तो टिपिकल कुछ था ही नहीं हमारे लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ी एक स्टेशन से एक ही समय पर एक ही दिशा में 90 और 80 किलोमीटर की चाल से चल रही है। अब एक दिशा में जा रही है तो बेटा क्या होगी, सापेक्ष चाल होगी। 5 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ी के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो सापेक्ष चाल निकालो पहले तो एक बार, और 1 किलोमीटर प्रति घंटे में, और वो समय भी घंटों में पूछ रहा है। तो बेटा सापेक्ष चाल जो रहेगी हमारी, यानी इसका मतलब है कि जब दोनों ट्रेनें चल रही हैं तो 90 माइनस 80, सापेक्ष चाल कितनी आ गई बेटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा दोनों में। भाई एक रेलगाड़ी तो 90 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में, दूसरी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर चल रही है, यही तो मतलब है सापेक्ष चाल का। तो बेटा 80 जो 90 चल रही है वो 90 किलोमीटर चलेगी शुरुआत से, और 80 वाली 80 ही चलेगी, तो जो ज्यादा चली वो 10 से ज्यादा चली, और 10 हमारी क्या हो गई सापेक्ष चाल हो गई। अब बोला कितने घंटे में, 5 घंटे में दोनों के बीच की दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। पर जब एक दिशा में जा रहे हैं दोनों के बीच की बात कर रहे हैं, 10 की दूरी एक बार में रह गई, तो 5 घंटे में कितनी रह गई 50 किलोमीटर हो गई। तो इसका मतलब सापेक्ष दूरी जो हमारे पास बचेगी दोनों के बीच में वो हमारी क्या होगी 50 किलोमीटर, यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 में। एक किराना विक्रेता 300 रुपए प्रति किलोग्राम और 160 रुपए प्रति किलोग्राम की दो किस्मों का चाय को इस अनुपात में मिलाता है कि मिश्रण को 187 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर दुकानदार को 10% का लाभ हो। चलिए तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी आपके सामने लिख दी गई है। क्या लिख दी गई है कि 187 रुपए प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य है और 10% लाभ उस पर हमारे को प्रॉफिट हो रहा है। तो पूछ रहा है अनुपात किस अनुपात में मिला है। तो सबसे पहले आप क्या करिए बच्चों कि यहाँ मिश्रण का कॉस्ट निकालो। तो 187 रुपीज में हमारा सेलिंग प्राइस है और वो 110% के बराबर है। क्यों? क्योंकि 10% लाभ हो रहा है ना, इसलिए 10% लाभ के आपको बराबर। तो यहाँ पर आप चाहो तो निकाल सकते हो, ये कट गया देखो 17 बार, तो 170 रुपये हमारा कॉस्ट निकल कर आ गया। अब आपने पहली चाय कितने रुपए किलो की मिलाई है 300 वाली, दूसरी कितने की मिलाई है 160। ये एलिगेशन के लिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ और आपको आगे बताता रहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही रहेंगे बच्चों, ये बिल्कुल आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो अनुपात आ गया 1:13, बस एलिगेशन का फॉर्मेट सही लगाइए। कई बच्चे 187 बीच में लिख देंगे, वहां से गलती कर सकते हो आप, क्योंकि 187 जो है वो यहाँ पर क्या है सेलिंग प्राइस है, साफ साफ लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस है। तो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है, आसानी से आपको करना है, क्वेश्चन को समझना है। चलिए निम्न में से किस व्यंजक का मान 0 के बराबर है। व्यंजक यानी ये चारे आपको दे रखे हैं, हमें सॉल्व करके देखना है किसका मान 0 के बराबर है। कैलकुलेशन अपनी अपनी फास्ट पे डिपेंड करेगा, तब जाके इसका मान 0 निकल के देखना है। तो जैसे 2 दूनी 4, तो 3 में से 4 गया तो एक बचेगा माइनस का 2, है ना, 2 से गुणा किया माइनस का 2 में से अगर एक में से माइनस 2 गया तो माइनस का 1, फिर प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस निकला, प्लस 5, ये 5 माइनस का और प्लस का 1, ठीक है। तो चाप तो 6 को देखो 6 ये है, प्लस का 1 7 माइनस 5, यानी ये हमारे पास 0 नहीं आ रहा है, ये काम का नहीं है। अगला देखो 2 दूनी 4, ये भी सेम है यहाँ तक। चलो यहाँ तक सबका सेम है। सब में क्या है बेटा, सब में इस पूरे का मान -1 हो गया, तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गया, 3 बाहर आया तो माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 का मतलब हो गया माइनस दोनों माइनस का 8, ये 6 होगा, यानी ये भी नहीं है। इसको देखो खत्म। ये कितना आया बच्चों, ये आया अपने पास -1, माइनस का 1 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 2, तो माइनस का 1 रह गया, ये माइनस का 1 तो बाहर हो गया माइनस का 1, अब माइनस का 1 यानी माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6, ये 6, तो यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ना तो पहला आएगा ना दूसरा आएगा, सीधा क्या आएगा तीसरा आएगा। चौथा भी चेक कर लो, माइनस का 1, ये पूरे का मान माइनस का 1, प्लस का 2 हो चुका है हमारे पास, 2 और 1 3 हो गया, 3 बाहर आएगा तो माइनस का 3, ठीक है। देखो लगभग क्या दोनों चीज लगभग सेम ही है, 6 और 5 11, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर सी ही इसका राइट आंसर हो गया। चलिए 17वां देखते हैं। युग 3/2 घंटे में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। एक बार बताओ, 3/2 घंटे का समय ले रहा है, वो 56 किलोमीटर की चाल है उसकी, तो दूरी कितनी तय करी। तो पहले दूरी अगर हम बात करें, दूरी बराबर होता है बच्चों चाल गुणा समय। चाल है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 3/2, 1.5 घंटा होता है ना, तो 28 3 84, इसका मतलब उसने एक 84 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने बच्चों तय किया है। ओके, आगे क्या करा है, यदि वही दूरी 60 घंटे में तय करना चाहता है तो उसकी चाल क्या होगी। तो अब की बार नई चाल, तो चाल बराबर क्या होगा बच्चों, दूरी बटा समय होता है, और 84 किलोमीटर की दूरी उसको 7 घंटे में तय करना चाह रहा है,
तो 12 किलोमीटर पर आवर। जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है वो ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ देखकर सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। चलिए 18 देखते हैं। गांव पी में मतदान न करने वालों की संख्या गांव आर में मतदान न करने वालों की संख्या से कितने % अधिक है, आपसे बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या आपको दे रखी है, यानी जिन जिन का चुनाव का टाइम है वैसे ही। तो ये टोटल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो मतलब मतदाता जो हम मतदान दे सकते हैं, और उसमें से मतदान क्या है, ये पंजीकृत मतदाता कुल संख्या में से। ओके, मतदान करने वालों की संख्या % दे रखा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है पी में मतदान न करने वालों की संख्या। तो पी कहाँ है, ये रहा 1100। इसमें मतदान कितने कर रहे हैं, 68। तो मतदान नहीं करने वाले तो 6800 6800 क्या 1100 का 32%, क्योंकि 68% तो कर ही रहे हैं। तो इसका मतलब पी में को मतदान नहीं करने वाले ये हो गए हमारे पास, ठीक है। चाहो तो 352 हमने लिख लिया है। अगर हम क्यू की बात करें तो बेटा क्यू को देखेंगे तो क्यू नहीं आर में 1200 में से 27%, क्योंकि 73 ने मतदान किया, 27 ने नहीं किया। चलो 12 से 84 कैरी 8, 12 दूनी 24 और 8 32, ये आ गया हमारे पास। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है पी की संख्या क्यू से कितने % अधिक है। तो पी की संख्या क्यू से अधिक है, जी हाँ, तो इसकी संख्या से ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है, बिल्कुल। तो 28 बटा 324 गुणा 100, यही होना चाहिए, ठीक है। अब काट लो इसको, अब इसको काटोगे तो 4 से कट सकता है बस ये, 4 से 28, 4 से कटा 81 बार, तो 700 बटा 81। देखो कितनी बार, 9 बार भाग जाएगा क्या, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 वाला आंसर हो गया, काम खत्म, आगे करना ही नहीं है आपको, ठीक है। 8 बार भाग जा रहा है ना, करो 8 बार भाग गया, 8 एकम 8, 8 64, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति एक टेबल फैन 2800 रुपये में खरीदता है, उसे 12% की हानि पर बेचता है। टेबल फैन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेलिंग प्राइस निकालना है, 2800 में खरीदा, 12% लॉस पर बेचा, 88%, बस। तो जो भी 88% होगा, इकाइंग पे दिख रहा है क्या, 8 64 का 4, 4 वाला कौन सा ऑप्शन है, सी, तो 2464, ठीक है आंसर। तो ये सीधा तरीका हो गया। चलिए एक और 20वां क्वेश्चन कि 20 पुरुष एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 40 महिलाएं उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। चलो तो बेटा 20 आदमियों का 40 दिन का काम वही है जो 40 फीमेल का 60 दिन का काम है। तो देखो कट क्या रहा है, 40 से 40 गया, 20 से कट गया 3 बार, तो यानी आया 1 मेल बराबर 3 फीमेल हमारे पास बच गई है। यानी 1 मेल और 1 फीमेल की कार्यक्षमता कितनी आ गई है, 3/1, अपोजिट। ये क्या है बच्चों, कार्यक्षमता है। क्या है ये, कार्यक्षमता। इसका मतलब ये है कि एक आदमी अगर 3 काम करता होगा तो एक महिला यहाँ पर एक काम करती होगी, कन्फर्म है। एक पुरुष अगर 3 काम करता तो एक महिला यहाँ पर एक काम करती है। आगे कह रहा है तो 10 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो बेटा टोटल काम तो यही था हमारे पास, है ना। टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क कौन कर रहा है, या तो 20 पुरुष करेंगे 40 दिन में, या फिर 40 महिलाएं करेंगी 60 दिन में। तो पुरुष से निकाल लेते हैं, एक पुरुष का काम कितना है, एक पुरुष का काम 3 है, तो ये टोटल हमारे पास काम आ गया। ये टोटल हमारे पास क्या हो गया बच्चों, काम आ गया हमारे पास। अब ये टोटल वर्क हमारे पास इतना यूनिट वर्क है। अब काम किससे करवाना है, मुझे काम करवाना है 10 पुरुष और 20 महिलाएं। एक पुरुष का काम कितना, एक पुरुष का काम 3 है, 20 महिला का काम कितना 1, तो 30 और 20 50, 50 यूनिट काम करते हैं एक दिन के अंदर ये लोग। तो फाइनली टाइम निकाल लो, 20 गुणा 3 गुणा 40 हमारे पास है, डिवाइड बाय 50, तो 8 6 48 48 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन में होगा अगर क्वेश्चन सही है। तो हम देखो अपनी स्टेप्स को आप ध्यान रखिए, हम जो स्टेप्स कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर स्टेप्स आपकी सारी प्रॉपर हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर भी दोस्तों सही होगा। तो इस तरह से हमारे जो 20 क्वेश्चन इस शिफ्ट के थे, सेकंड शिफ्ट के, वो हमने कवर कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको इस सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड शिफ्ट को लेकर, थर्ड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है,
तो मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में, वापस से कंटिन्यू करेगा और फिर वही बात अभी कंटिन्यू चलेगा। लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली इन वीडियोस के कमेंट में आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं, देखते हैं। तो थर्ड शिफ्ट में मिलते हैं 4 सितंबर वाली थर्ड शिफ्ट में, जिसमें थर्ड जो 20 क्वेश्चन हमारे पूछे गए वो किस तरह के प्रश्न हमारे थे, देखते हैं उनका सॉल्यूशन और बिल्कुल मजेदार चीजों के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, और सेकंड शिफ्ट में भी आपने देख लिए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। एक नाविक धारा के विपरीत 2 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है। बेटा विपरीत दिशा का मतलब क्या है? स्थिर जल की चाल माइनस धारा की चाल बराबर क्या है? ये विपरीत दिशा की चाल होती है। धारा की दिशा में चाल कितनी है बेटा? धारा की दिशा में 75 7.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर जाता है। ओके, वो घंटे है, ये मिनट है। ओके ठीक है, तो स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा स्थिर जल में? तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर स्थिर जल और धारा का मतलब क्या है। देखो दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है स्थिर जल में किसकी? नाविक की चाल। क्योंकि नाविक स्थिर जल का जब जाएगा तो क्या होगा, उसको अपनी मेहनत से चलना पड़ेगा। तो यहां पर उसकी चाल क्या होगी बेटा? x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया, ये उसकी चाल थी। दूसरी बात, अगर हम बोले धारा की चाल, यानी अगर ऐसे पानी की बात करें जिसमें पानी बह रहा है, तो यानी धारा की चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। अब है ना, यहां पर एक बात समझना, अगर वो धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, धारा के विपरीत चाल किसकी? नाविक की बात है, तो क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि जब विपरीत दिशा में जाते हैं, जैसे पानी इस दिशा में चला और आप इस दिशा में जा रहे हैं, तो पानी आपको अपोज करोगे, आपकी स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो x माइनस वाई का मान क्या होगा बच्चों? 6 किलोमीटर जा रहे हैं 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में 2 घंटे में, और यहाँ पर आपका जो चाल होगा वो होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x माइनस वाई का मान हुआ बेटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद अगर हम बात करें धारा की दिशा में, चाल जो होगी वो चाल जुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे होते हैं तो चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो वहां पर चाल क्या होगी बेटा? x प्लस वाई बराबर दूरी कितनी है? 1.5 किलोमीटर। ठीक है, कितने मिनट में? 7.5 मिनट में। और मिनट को जब घंटे में बदलते हैं तो 60 से भाग लगा देते हैं, तो भाग लगाया, भाग ऊपर चला गया, ये कट गया, इससे 15 से 5 कट गया, और ये कट गया यहाँ पर 12 बार। क्या है बच्चों? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? ये x प्लस वाई की चाल आई है, और इन दोनों से मुझे x की चाल चाहिए, क्योंकि मुझसे पूछ क्या रहा है? स्थिर जल में पूछ रहा है, केवल स्थिर जल में पूछ रहा है। तो बेटा x का मान क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 12 प्लस 3 बटा, दोनों को जोड़ोगे तो y कट जाएगा, तो 2x बराबर 12 और 3 15, और 2 का भाग लगा दो वापस से, तो 15 बटा 2 यानी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी आ गई? ये धारा नहीं, ये शांत जल में नाविक की चाल आ गई। ठीक है, धारा की चाल तो y घटाते तब क्या था, तो x का माना है 7.5। अब मुझसे पूछ रहा है कि स्थिर जल में, मैं यहां लिख देता हूं उसको, स्थिर जल में 23 किलोमीटर की जाने में समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है 30 और चाल क्या है? 7.5। तो बेटा कितने घंटे? 4 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, ऑप्शन डी। क्या आंसर आया बच्चों? डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से कर सकते थे। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है, आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, अच्छे लगेंगे, और आप डेफिनेटली मुझे लगता है शेयर भी कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पी किसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकता है, कि उसी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को x मिनट में पूरा कर लेंगे। x का मान मिनट बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। P 3 घंटे में, Q 6 घंटे में, एलसीएम 6, तो ये 2 और ये 1 हमारे पास हो गया, टोटल 6 बटा 3 यानी 2 घंटे, और 2 घंटे का मतलब क्या हो गया बेटा? 120 मिनट। किसका मान आ गया ये बच्चों? x का मान आ गया, ये लो। तो चीजें तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में तो ऐसे समय लगेगा ही नहीं आपको, मतलब समय मतलब सेकंडों भी नहीं लगेंगे, मतलब आप चीजों को सीखेंगे
करेंगे तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। एक पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकता है, एक महिला उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, और पुरुष पहले दिन काम कर शुरू करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये लो। तो देखो, सबसे पहले एक मेल की कार्य क्षमता कितनी है, मतलब वो 12 दिन में काम करता है। एक फीमेल यहाँ पर काम करती है 10 दिन में। लघुत्तम लिया 60, 60 के हिसाब से कार्य क्षमता कितनी आई बेटा? 5, और यहाँ पर आ गई 6। ओके, ये एक पुरुष और एक महिला की है। अब देखो, आपको पता है कि पहले दिन कौन आया? 2 मेल आए। एक मेल की कार्य क्षमता कितनी? 5, तो 10 काम इन्होंने किया। डे सेकंड कितनी फीमेल आई? 3 फीमेल आई। काम कितना किया? 10 तो काम दिन में करती, 6 कार्य क्षमता, 6 थी 18 हमारे पास हो गया। ओके, डे थर्ड कौन आया? डे थर्ड हमारे पास वापस से 2 मेल आ गए, तो वही 10 काम करेंगे। डे फोर्थ कौन आया? 3 फीमेल हमारे पास आ गई है, जो 18 काम करेंगे। तो अब देखो, हर 2 दिन के अंदर काम समान हो रहा है। क्या हो रहा है? हर 2 दिन में काम समान हो रहा है, तो इसको हम एक साइकिल मान सकते हैं। एक साइकिल मतलब 2 दिन मान सकते हैं, और 28 काम हमने निकाल लिया। 28 काम कैसे हुआ बच्चों? अरे बेटा, पहले दिन देखो यहाँ पे लिखा हो साफ साफ, पहले दिन 2 पुरुष आ रहे हैं और उसके बाद 3 महिलाएं, एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं, यानी एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं। ये कहानी पकड़नी थी आपको। तो एक साइकिल बराबर 2 दिन बराबर 28 काम, 28 का भाग 60 में लगाया, 28 दूनी 56। तो यहाँ पर 2 साइकिल चलाइए आप, 4 दिन आपको लगेंगे। काम कितना हो गया बेटा? 56 काम हमारे पास हो गया। ठीक है, करना कितना काम है? करना था 60 काम, बचा 4 काम। अब ये 4 काम जो है, अगले दिन कौन आएगा? 2 पुरुष वापस से आएंगे। क्या पूरा दिन लेंगे? नहीं, पूरा दिन लेंगे। 4 दिन तो अपने पास है। काम कितना बचा है? 4 काम बचा है। और काम कितना कर सकते हैं? वो 10 काम कर सकते हैं। ठीक है, उसको 4 से ही 2/5 बोल दीजिए आप। 5 चौक 20 और 2 22/5 बोल दीजिए। फाइनली आंसर तो ये आ गया डी। भाई 2 साइकिल चलाई, 4 दिन काम चला, 56 काम हुआ। काम करना था अपने को 60, और 60 में से 56 में से 60 में 56 गया तो 4। अगले दिन कौन आएगा? वापस से 2 पुरुष आएंगे, और 2 पुरुष आएंगे, कितना काम कर सकते हैं? 10 काम कर सकते हैं। लेकिन करना तो 4 ही काम था, तो 4/10 दिन और लगेगा। 4/10 का मतलब क्या हुआ? 2/5 हुआ। और जब इसको सरल किया तो यहाँ पर देखो 2 से कट गया 2/5, तो 5 चौक 20 और 2 22/5 इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सरल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 2022 में महिला द्वारा जॉगिंग में की गई माध्य दूरी कितनी है? माध्य मतलब ये पूरे 12 महीने आपको दे रखे हैं, और माध्य दूरी यानी सबका एवरेज निकालना है। अब लगाओ लॉजिक। तो अपने काम करते हैं, इसको देख के 50 मान ले क्या? 50 के हिसाब से डेटा को सॉल्व कर लेते हैं, या लिख देते हैं एक बार। तो प्लस का 40, प्लस का 10, माइनस का 20, माइनस का 20, तो काटते चलो। ये हमारा कट चुका है। ये माइनस का 20, ये प्लस का 10। ठीक है, ये प्लस का 10, ये प्लस का 40, ये माइनस का 20, ये प्लस का 10, ये प्लस का 40, और ये माइनस का 20। तो 2 बार 20 अपने पास है, 1 बार 40 कट गया, और टोटल बचा हमारे पास कितना? ये बचा हमारे पास 60 और बचा तो 50 तो था ही। ये अपना अपना तरीका मैं पहले भी सिखा चुका हूं। तो टोटल हो गया 60, और कितने महीने? 12 महीने का। तो आंसर आ गया 50 + 5 यानी 55। ठीक है, तो 55 किलोमीटर की हमारे एवरेज डिस्टेंस यानी तय किया है। बताओ समझ में आया क्या? 50 के हिसाब से नंबर को कैलकुलेट कर लिया, कितना फास्ट हो गया? कुछ लोग उसको जोड़ेंगे, फिर 12 का भाग लाएंगे, आंसर वही आएगा। मध्यानुपाती पूछ रहा है इन 2 नंबर का। बताओ एमपी कैसे निकालते हैं? तो बेटा एमपी निकालने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? एमपी बराबर रूट में दोनों संख्या गुणा कर लो। 0.08 गुणा 0.32। ठीक है, इसको 8/100 लिख सकते हैं, इसको 32/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 32 गुणा करोगे तो ये कितना आएगा बेटा? 256, जिसका रूट होगा 16, और यहाँ पर 100 अपने पास आएगा। तो आंसर कितना है? 0.16। ठीक है, और आप चाहो तो 2 इसको दे दो, 16 ही हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। 16 का ये आ गया, तो 0.16 यानी ऑप्शन 0.16 इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सरसों के तेल का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% ज़्यादा है। इसे अंकित मूल्य से कितने % कम पर बेचा जाना चाहिए कि न, ताकि न लाभ हो न ही हानि हो? इसका मतलब क्या होगा? देखो सुनो, क्रय मूल्य अगर हमारे पास 100 रुपये है, तो आपने अंकित कितना किया? आपने अंकित किया यहाँ पर 110 रुपये। लेकिन वो ये कह रहा है कि हमें इसको ऐसी प्राइस पर बेचना चाहिए जिससे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो, यानी
कब होगा नो प्रॉफिट नो लॉस? जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होंगे? सेम, बिल्कुल समान होगा। तो अब यहां से देखो कितना कम किया आपने, 10 कम किया, और पूछ रहा है क्योंकि आपसे बोला कितने परसेंट कम पर है, यानी छूट पर बेचना चाहिए, तो 10 कम कर दो 110 पर, 10 बटा 110 गुणा 100, 9 से 1 बटा 11% कम पर आपको बेचना चाहिए, जिससे जाकर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। मैं कोशिश यही करूंगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक कभी हो जाए तो बात अलग है, बाकी मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाऊंगा, चीजें अच्छे से सिखाऊंगा। और ये जो सॉल्यूशन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो बच्चे, जिन बच्चों के मन में भय होता है ना चीजों को लेकर, मैथ्स को लेकर, यानी अगर आप इस पेपर को भी देखो, देखो वैसे तो इसमें यहाँ पर एमटीएस में क्वालिफाइंग नेचर में था, लेकिन फिर भी जिन पेपरों में जैसे जीडी का एग्जाम आने वाले टाइम में आएगा, दिल्ली पुलिस आएगा, तो वहां पर ये सब चीजें आपको काम मिल जाएंगी, देखने को समय सीखने को मिल जाएंगी, बहुत काम आएंगी वहां पर। निम्नलिखित आरेख में कुछ वर्षों में 3 अलग अलग कंपनी एक्स वाई जेड द्वारा टायरों का उत्पादन को दर्शाया गया है। 2012 और 13 में कंपनी जेड का कुल उत्पादन, कब बोल रहा है? 2012-13 में कंपनी जेड का कुल उत्पादन, 12-13 में ये रहा, और जेड का कुल उत्पादन कितना हुआ बेटा? 60, और 60 120, तो जेड बराबर हो गया बच्चों 120, मैंने लिख दिया। और आगे कह रहा है 10 और 11 में कंपनी एक्स के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है? 2010 और 11 में कंपनी एक्स के उत्पादन का, यानी 50 ये और 40 ये 90 है, तो x बराबर क्या है? 90। अब ये 90 का कितना परसेंट है वो निकाल लो, तो 120 90 का अगर निकालेंगे तो 4/3, और 4/3 कितना होता है बच्चों? 133 होता है। बस, तो ये जो डी होता है ना, डी भी इजी होता है, बस इसको वैल्यू पुट करनी जरूरी है। चलिए व्यंजक को सरल करना है, और यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन अभी तक शिफ्ट में आया है, जिसमें दो अंक नंबर पे बार देखा, नहीं ब्रैकेट के बाद भी एक ब्रैकेट आता है, उसको हम बार की फॉर्म में लेकर चल जाते हैं। तो देखो 71 एज इट इज, ये खोलोगे तो प्लस का 3 हमारे पास निकलेगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर चलेंगे, ये अलग से ब्रैकेट है, तो माइनस का 2। अब देखो ये पूरा 8 में से 3 गया तो 5, पूरे को पहले सॉल्व करना है, 5 और 5 को बाहर निकाला तो माइनस का 5 हमारे पास हो गया, प्लस 3 5, देखो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 हमारे पास हो गया। चलिए, तो 71 प्लस 3, ब्रैकेट के बाद कोई साइन नहीं था, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस का 3 गुणा 7। चलो, तो ये 21, ये प्लस का 21, तो 71 ही बचेगा आई थिंक। ऑप्शन सी। तो 8वें क्वेश्चन में क्या है बच्चों? सी इसका करेक्ट जवाब हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। ओके, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 किलोमीटर की और यात्रा तय करता है। पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल के लिए मैं कई बार बता चुका हूं आपको। देखो वैसे दोनों दूरियां बराबर हैं, एक बात को समझना। देखो दोनों दूरियां 15 किलोमीटर की दूरी और 15 किलोमीटर की दूरी, दोनों दूरियां बराबर हैं। तो औसत चाल निकालना है तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, 2xy अपॉन x प्लस वाई, औसत चाल। दो गुणा 10 गुणा 20 बटा 10 प्लस 20, कट गया, लगाओ भाग, 40 बटा 3, 13 पॉइंट, बिल्कुल 13 से 1/3 होता है 13.33%। ओ परसेंट क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, तो सीधा सीधे क्वेश्चन आपके सामने है, उम्मीद है कि आपको आते होंगे। 3600 रुपये को इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग के 1/3 और तीसरे भाग, अच्छा 3 भाग हैं, 3 से भागे 5वें भाग के समान है, तीसरे भाग का मान क्या होगा? पहले तीनों भाग का नाम बताओ। ए मान लेते हैं, ABC। तो पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां भाग। ठीक है, भाग मतलब बटे में, ये समान है, यही है। पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, तीसरे भाग का 5वां भाग बराबर है। तो बेटा यहां से ABC का अनुपात बताओ। सर ABC का अनुपात तो यहां पर 2:3:5 होता है क्या? जी बिल्कुल। ABC का अनुपात कितना क्या होता है? 2:3, जो बटे में होता है ना वही उनके अनुपात हो जाते हैं। और C का मान पूछा तीसरे भाग का, तो 5, टोटल कितना हुआ? 2 3 5 और 5 10, गुणा किसका मान निकालना है? 3600 के हिसाब से, 36 गुणा 5, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आया? ये इसका राइट आंसर आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। एक स्टोर एक वस्तु को 500 रुपए में बेचता है,
25% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, बाद में पुरानी वस्तु को बेचने के लिए स्टोर वस्तु का मूल्य 20% कम कर देता है। ठीक है, स्टोर पर नया लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करो। ठीक है, क्या बोल रहा है, इस बात को पकड़ना एक बार। देखो, एक स्टोर एक वस्तु को 500 रुपये में बेचता है, 25% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो यहां से पहले क्रय मूल्य निकालते हैं अपन इसको। क्या बोल रहा है, एक स्टोर वस्तु को, ठीक है, 500 रुपये में बेचता है, 25% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो 500 125% के बराबर है 4 5। ठीक है, तो क्रय मूल्य आ गया 400 रुपये, ये कॉस्ट आ गया। अब वो क्या कह रहा है, बाद में पुरानी वस्तु को बेचने के लिए स्टोर वस्तु का मूल्य 20% कम कर देता है। यानी वस्तु का मूल्य जो 500 है उसको 20% कम कर देता है। तो स्टोर का नया लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। तो अब नया सेलिंग प्राइस अगर हम देखें तो न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू 500 को 20% कम कर देता है वो। ठीक है, 20% कम करने का मतलब है 80% में बेचेगा। तो इसका मतलब हुआ कि वो उसको 400 रुपये में बेच रहा है। तो उस समय जब पुरानी हो गई वस्तु, तब आपको क्या हो रहा है, तब आपका प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी देखो डिफरेंस 0, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, यानी उस केस में आपको कोई लाभ हानि नहीं हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 2 वर्षों में 85,000 की धनराशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 850 रुपये है। ये चक्रवृद्धि ब्याज जो हो रहा है वार्षिक हो रहा है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, रेट निकालनी है। वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। देखो, 2 वर्ष का फॉर्मूला CI माइनस SI बराबर क्या होता है बच्चों, बराबर होता है P गुणा R बटे 100 का स्क्वायर। पर तरीके इसके बहुत सारे हैं करने के। ठीक है, रेट निकालनी है। CI माइनस SI का मान कितना है, 850 रुपये आपको दे रखा है। प्रिंसिपल है 85,000 रुपये आपको बोला है, और रेट अपने को निकालनी है R/100 का होल स्क्वायर। तो ये कट गया, हमारे पास 100 आ गया। अब देखो, R को रहने दे तो सब उसको उधर भेज दो। तो 100 2 बार ऊपर जाएगा और एक बार 100 नीचे आएगा, क्यों R स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो बताइए R का मान कितना आ गया, R का मान आ गया 10%, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आया बच्चों, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऐसे आप कर सकते थे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 85,000, देखो इस फॉर्मूले को ऐसे समझना चाहिए, 85,000 पर पहले साल का ब्याज होगा R%। 85,000 मूलधन इंटू R इंटू 1/100 हमने किया, और इस R पर फिर से ब्याज मिलेगा आपको, तो R/100 का दोबारा करिए, और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 850 रुपये हमारे पास। ठीक है, काट लो इसको, यहां पर बचेगा 100। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आया, 10% इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, एक समलंब का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 समांतर भुजाएं दे रखी है, उनके बीच की दूरी। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, समलंब का एरिया बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, एरिया कितना है 180 गुणा 1/2, मतलब बराबर 1/2 गुणा 40 गुणा H। ये कट गया 20 बार, 20 से कट गया 9 बार। तो इसका मतलब जो ऊंचाई है, यानी जो उनके बीच की दूरी है, वो 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। चलिए 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रमशः 120 मीटर और 150 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में, एक ही दिशा में चल रही हैं, और क्या कह रहा है 70 की चाल और 52 की चाल से चल रही है। पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय पार कर रही है। जब देखो देखो पीछे की रेलगाड़ी पार कर रही है, चाहे आगे की रेलगाड़ी पार कर रही है, पार करने का मतलब जो दोनों की सापेक्ष चाल होगी वो निकाली जाएगी। तो यहां पर देखो जो समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी हो गई 120 प्लस 150 मीटर की लंबाई है। पर जब एक दिशा में जा रही है, कहां जा रही है, एक समान दिशा में, तो सापेक्ष चाल क्या होती है बेटा, घट जाती है। तो 70 माइनस 52, और ये देखो ऊपर किसमें था, किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर में, और नहीं मीटर में, और नीचे 4 किलोमीटर प्रति घंटे में। उसको 5/18 से गुणा कर लेंगे तो 18 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो 270 अपॉन 18 गुणा 5 गुणा 18,
10 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर नहीं 54 सेकंड, सॉरी, ये समय है, ठीक है। तो आया 54 सेकंड, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो बेटा क्या आंसर आया 54। तो देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, मस्त मस्त क्वेश्चन है। सुशांत ने 20 रुपए प्रति पैकेट की दर से 3 पैकेट, 21 रुपए प्रति पैकेट की दर से 4 पैकेट और 22 रुपए प्रति पैकेट की, मतलब 22 रुपए प्रति पैकेट की दर से तेल के 3 पैकेट खरीदे। तेल का औसत मूल्य कितना है, तो कुल मूल्य बटा। तो बेटा देखो सबसे पहले 20 रुपए वाले कितने खरीदे उसने, 3 खरीदे। 21 वाले कितने खरीदे उसने, 4 खरीदे। और 22 वाले उसने कितने खरीदे, 3 खरीदे। और कुल पैकेट कितने खरीद लिए उसने, 3 और 4 7 और 3 10। ये और औसत मूल्य जिसको हम बोलते हैं 60 84 66 बटा 10, 140 150 150 210, ऑप्शन बी। 15 में क्या आया, बी, यानी 21 रुपए। सीधे सीधे क्वेश्चन है। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष के दौरान जनसंख्या में 10% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की कुल जनसंख्या 19,800 थी तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, ये लो। तो शुरुआत में जनसंख्या क्या मान ली, x। पहले वर्ष में क्या हो रही है, वृद्धि, तो 110 का मतलब 10 11 बटा 10, 10% कमी 90%, तो 9 बटा 10, इसका मान 19,800 आपको बोला गया है। काटो उसको, 9 से काटा 9 दूनी 18, तो यहां पर x का मान आया 200 गुणा 100, यानी कितना आया बच्चों, 20,000। इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन डी। तो सिर्फ कैलकुलेशन पकड़नी है, आपको क्वेश्चन का पॉइंट पकड़ना है कि क्वेश्चन, वैसे अगर हम कहें तो ये वीडियो एक तरह से आपके लिए आंसर की भी साबित है और आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा इसमें कैसे कैसे आप पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली आपको पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई कोर्स वगैरह भी चाहिए तो आप हमारी ऐप अनंत एजुकेशन पे जाकर भी वहां से हमारा कोर्स ले सकते हैं। 25 लड़कों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर आकी गई। बाद में ज्ञात हुआ कि औसत गणना के लिए 160 के मान को गलती से 135 के रूप में कॉपी कर लिया गया था, यानी 160 जिसको देना था उसकी जगह क्या कर लिया, 135 कॉपी कर लिया। सही औसत पूछ रहा है, तो सही में क्या होगा बेटा, देखो 150 तो पहले से ही है, तो अब जो वेटेज चेंज हो रहा है उसको देखो, तो 160 में से 35 जो 135 जो है वो जो डिफरेंस है उसको घटाइए और बताइए कितने लड़कों पर आ रहा है, 25 लड़कों पर आ रहा है। बस कितने लड़कों पर, 25 लड़कों पर आ रहा है। सॉल्व कर लीजिए, तो 150 तो हमारे पास ये है ही, 25 बटा 25 यानी एक और बढ़ जाएगा, 25 बटा 25 कितना होता है, एक, तो 150 प्लस 1 151 हमारे पास सेंटीमीटर लंबाई आ जाएगी। तो 17वें क्वेश्चन में क्या आया बेटा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 18वां, एक वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए मूलधन और राशि का अनुपात क्या है, 5:6। मूलधन और राशि यानी मिश्रधन का अनुपात। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं 5:6 को पढ़ूं तो 100 रुपए और 120 रुपए पढ़ सकता हूं, जी हाँ। अब यहां पर आप देखो ब्याज कितना है, ऐसा ही है बेटा 20 रुपए, और ये 20 रुपए जो ब्याज है, ब्याज की दर निकालनी है, रेट निकालनी है। तो 20 बटा 100 सीधा सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये 100 पर ही है, तो बेटा 20% इसका रेट आ गया है, ऑप्शन सी। तो 18वें में क्या आया बच्चों, सी इसका राइट आंसर है। चलिए 19 की बात करते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 627, 15,630 और 3128 में भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 5 शेषफल बचता है। जब अलग अलग शेषफल बचते हैं तो सब में से अंतर निकाल लो। तो 627 में से 2 घटाइए, इसमें भाग पूरा पूरा जाएगा। उसके बाद 15,630 में से अगर 5 घटाएंगे, आप इन नंबर को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, अरे ये तो बहुत सिंपल नंबर हमने पढ़े हैं कई बार। 28 - 3, तो बेटा यहाँ हो गया 625, यहाँ हो गया 15,625, यहाँ आ गया 3125। और आपसे बोल रहा है कि भाग देने पर शेषफल इतना बच रहा था, मैंने निकाल दिया, तो भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। यानी इन सबका मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है। और HCF निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, ऑप्शन पे चल जाओ। वैसे 625 के अंदर देखो, 625 से तो छोटा कुछ होना नहीं है ना, और मिनिमम 625 लिया, इसमें भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जाएगा पूरा पूरा, बिल्कुल 25 बार जाता है पूरा पूरा भाग, और इसमें 5 बार जाएगा, तो इसका HCF कितना है, 625। करने की जरूरत है ही नहीं। कभी कभी तो क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि इसका HCF है कि LCM है, ऑप्शन पे चल जाया करो। क्वेश्चन नंबर 20, एक घनाकार जलाशय में 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है। एक घनाकार है,
1 मिनट में कितना पानी डाला जा रहा है? 20 लीटर पानी डाला जा रहा है, नहीं 50 लीटर पानी डाला जा रहा है। और जलाशय का आयतन कितना है? 120 मीटर क्यूब यह आयतन है। तो सबसे पहले जलाशय का आयतन निकालो। जलाशय का आयतन अभी अपने किस में पढ़ रहे हैं? अभी हम मीटर में क्यूब में पढ़ रहे हैं, फिर हम इसको लीटर में पढ़ेंगे। तो 120, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। तो 1000 लीटर हमारे पास, तो ये पूरा पूरा पानी जलाशय का आयतन हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ें तो अब मुझसे पूछ रहा है कितने घंटे लगेंगे। तो समय आपसे पूछ रहा है कि पानी भरने में समय कितना लगेगा। तो आप सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि 120 लीटर गुणा 1000 लीटर हमारे पास ये पानी के टोटल हमारे पास है। और 1 मिनट में कितना भर रहा है? 50 भर रहा है। तो सीधा 50 का भाग लगाओ, मिनट में आंसर आएगा 50 दूनी 120। तो ये आ गया 24 मिनट हमारे पास आ गया। और आपसे पूछ किस में रहा है? घंटे में पूछ रहा है जी, बिल्कुल। तो इसके अंदर सीधा सीधा आप क्या करेंगे? 2400 में 60 का भाग लगा दीजिए, 40 आवर्स, यानी ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो 20 क्वेश्चन थे वो बड़े ही प्यारे, बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको करके बताए हैं और बहुत प्यारे प्यारे सॉल्यूशन मैंने आपको बताए हैं। तो आपको कोशिश करनी है सॉल्यूशनों को देखने की, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो या फिर कोई और एग्जाम की अगर हम बात करें, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम साल भर में होते रहते हैं और आगे जाके सीईटी वगैरह आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बेसिक अगर आपने सीख लिया तो उसके बाद बड़े लेवलों के क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान टास्क हो जाता है। पर मैं आपसे कहूंगा कि आप इन वीडियोस को जरूर देखिए, पसंद आता है तो बिल्कुल शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। चलिए, तो मैं भी आप लोगों से विदा चाहूंगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम 5 तारीख के जो पेपर्स उनके सॉल्यूशन की बात करेंगे। फिर 5-6 करके जितने भी पेपर्स हमारे हुए हैं सबका सॉल्यूशन मैं आपको शिफ्ट वाइज बताऊंगा। चलिए, मैं आप लोग से विदा चाहता हूं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।